अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र वजीर आजम के जारहाना खिताब का, जिसका निशाना हिज़्ब इख्तिलाफ रही। इमरान खान ने अपोजिशन को साफ साफ बता दिया कि -1 करवा ले तब भी कोई नहीं बचेगा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, एक वजीर आजम और वजीर खारजा को दुबई से तनख्वाह मिलती थी, इसके सबूत मिल रहे हैं। ये इसीलिए जल्दी में है, चाहते हैं किसी तरह हुकूमत चली जाए और ये लोग बच जाएं। ये चाहते हैं कि दबाव डलवाकर NRO ले लें। इमरान खान का कहना था कि मैंने कभी नहीं कहा कुर्सी मजबूत है, कुर्सी आनी जानी चीज है और इसे छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। वजीर आजम ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं माइंड नहीं करता और ये मैटर नहीं करते। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं। किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दे। तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी। वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर। क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करते। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहती कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दी। यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। विफाकी वजीर अली जैदी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाने पर रख लिया। उज़ैर बलोच और निसार मोराई की GITs पढ़कर सुना दी। सवाल उठाया कि भुट्टो की जमात लूट मार और दहशतगर्दी की जमात कैसे बन गई। बोले GIT रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, जिसने 158 लोगों के कत्ल का एतराफ़ किया। निसार मोराई का तकर्रुर फरियाल तालपुर की सिफारिश पर हुआ। कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई और ओवैस टप्पी ने आसिफ अली जरदारी के कहने पर उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया। इस मुल्क में दहशतगर्दी लाया कौन? 1981 में PIA का जहाज सलामुल्लाह टीपू, जो कि PSF का वर्कर था, कैसे अगवा करके अफगानिस्तान लेके गया? वो दहशतगर्दी नहीं थी? मेरे हल्के के अंदर एक इलाका है महमूदाबाद, जहाँ से इनका MPA जीता है, जो आज वजीर है। ये सिंध पुलिस की रिपोर्ट है। लिखा है फरहान गनी, ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स और सईद गनी का भाई है। एक साहब है, उनका नाम है आगा सिराज दुरानी, स्पीकर है। उनके कहने पे डेयरी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, जो कि 20 लाख रुपए इनको देता था और करोड़ों रुपए कोई है मैडम फरियाल तालपुर उनको देता था महीने के। मेरा डिपार्टमेंट फिशरी, उसमें जो लगाया गया बंदा सईद खान जिसका नाम था, ऑन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ फरियाल तालपुर ड्यूरिंग हिज टेन्योर 20 lakhs per month were given to उज़ैर बलोच and 1 crore per month was given to फरियाल तालपुर मैडम। JIT रिपोर्ट डॉक्टर निसार मोराई, पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है, on the recommendations of Faryal Talpur, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. Nisar Morai ने 3 murders accept किए। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। Family of accused has been affiliated with Pakistan People's Party। 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। On the instructions of the PP leadership उसने क्राइम्स किए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। MI, ISI, पुलिस, रेंजर, हर इदारे का साइन है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, OS मुजफ्फर टप्पी साहब,
These people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. ऑपोजिशन सड़कों पर मगर क्यों, बताएंगे आपको कुछ देर में। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी कौमी असम्बली में गरजे बरसे तो अपोजिशन बेंचों पर तूफान बरपा हो गया। पीपल्स पार्टी के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। नवीद कमर जवाब देने खड़े हुए तो गुस्से में आ गए। कोर्ट उतार कर हुकूमती अरकान को चैलेंज दिया कि आओ लड़ लेते हैं। कादिर पटेल ने PTI क़यादत पर जाती हमले शुरू किए तो स्पीकर ने उनका माइक बंद करा दिया। पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई। कौमी असेंबली में अली जैदी की गर्मा गर्म तकरीर पर पीपल्स पार्टी वाले भड़क उठे। नवीद कमर तो इतने गर्म हो गए कि पहले मास्क उतारा, फिर कोर्ट और लड़ने भिड़ने की बातें करने लगे। अच्छा ठीक है ना भाई, लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट में आता हूँ, आओ ना। मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। नो प्लीज प्लीज प्लीज। स्पीकर असद कैसर कभी परेशान कभी बरहम हुए, अरकान को समझाते रहे। वाइंड अप करें, नवीद साहब आप माइक ले लें। यार मुझे आप ये मैंने बजट पास करना है कि क्या करना है। कादिर पटेल ने PTI क़यादत पर जाती हमले शुरू किए तो स्पीकर ने उनका माइक बंद करा दिया। मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की? आप बंद करें इसकी माइक, बंद करें इसकी माइक। स्पीकर असद कैसर ने अली जैदी से भी शिकवा किया। एक मिनट अली देखो, आप वहाँ से सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं, सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं। बजट प्रोसेसिंग के दौरान ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। हुकूमती बेंचों से शोर हुआ तो स्पीकर उन पर खफा हो गए। प्लीज आप तख्तियार खुदा रसूल, एक मिनट मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। चुप करें प्लीज, चुप करें प्लीज। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर निकल आई। शाहराह दस्तूर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने बजट और महंगाई पर हुकूमत के खूब लत्ते लिए। साथ ही काबीना और ECC के फैसलों को मशकूक और स्पीकर असद कैसर को जानिबदार भी करार दे दिया। इस्लामाबाद से आदिल तनोली अपनी रिपोर्ट के साथ। बजट इजलास में हुकूमत के खिलाफ वोटों की जंग हारने वाली अपोजिशन अब सड़कों पर। जियाले और मतवाले अरकान का शाहराह दस्तूर पर प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज और शदीद नारेबाजी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट करके पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज में अपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर सख्त जुबानी हमले। वजीर आजम पर ऐवान के एतमाद का सवाल भी उठा दिया। आज हम सड़कों पर खड़े हैं अवाम से यकजहती के लिए। इस हुकूमत ने जो मुल्क की मईशत को तबाह किया है, हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को एतमाद का वोट लेकर दिखाए। काबीना के अंदर जो फैसले होते हैं हर फैसला मशकूक है। इस हुकूमत ने जो बम गिराए हैं उसका नतीजा ये होगा कि अवाम किसी सकत नहीं रहेगी उनकी कि इस मुल्क के लिए कोई वो सांस भी ले सके। सिंपल मेजॉरिटी जो है हाउस में वो हुकूमत हासिल ना कर सकी, 12 वोट शॉर्ट थे। मुजाहिरीन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर अपोजिशन के खिलाफ जानिबदारी का भी इल्जाम। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि इस बजट के बाद महंगाई का सैलाब आने वाला है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। बजट पर तनकीदी तूफान के दौरान -1 की सदाएं उठी तो वजीर आजम अपोजिशन को आईना दिखाने लगातार 4 रोज असम्बली में पहुंचे। -1 की कोई फिक्र नहीं, अपोजिशन को यह बता दिया। मगर इस बयान की नौबत क्यों आई, पर्दे के पीछे क्या छुपा है, जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। लगातार 4 दिन असेंबली फ्लोर पर हाजिरी, अपने पराए सारे MNA से मुलाकात, खवातीन MNA से तो अलग से मुलाकात हुई और फिर आज तो -1 का जिक्र भी कर डाला। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमतें असेंबली के अंदर से कम और बाहर से ज्यादा तब्दील होती हैं और बज़ाहिर खान हुकूमत को कौमी असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद से कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी वजीर आजम की जानिब से ऐसे बयानात क्या किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं?
जल्द सामने आ जाएगा। हुकूमत को अब जाना होगा, अवाम को इमरान खान के सिवा कोई भी मंजूर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर दी। उनका लिखना था कि बदकिस्मती से हमारे पास पीटीआई का वजीर आजम है। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं, मगर हमें पाकिस्तान के लिए वजीर आजम चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कल शाम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया। इमरान खान की मौजूदगी में उनके मुतबादिल का सोचा भी नहीं जा सकता। फैसल वावडा ने दो टोक बता दिया। नदीम मलिक लाइव में बोले, वजीर आजम को हटाने की कोशिश की गई तो हमारे दिमाग और हाथ काबू में नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब की मौजूदगी में और हमारी मौजूदगी में एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर रिप्लेसमेंट सोचता भी है तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई उस ट्रेनिंग के अंदर हमारा दिमाग, हमारी ज़बान, हमारा हाथ काबू में नहीं रहते सर। बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया आपने कि हमारे हाथ और हमारा दिमाग काबू में नहीं रहेगा। किसी ने इमरान खान को हटाने की या उसकी जगह लेने के बारे में सोचा भी। रहना तो ना हाथ काबू में रहेगा ना सोच काबू में रहेगी। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही नदीम मलिक साहब, मैं आपके शो में वो बात कह भी देता हूँ, उसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं। जो फैसल मेरे नज़रिए और मेरी सोच और मेरी थिंकिंग के साथ चलेगा वो रहेगा, और तुम देखोगे जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा। जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। बिल्कुल कि पार्टी के अंदर जो उनकी सोच और नजरिए के साथ लेकर चलेगा वो तो रहेगा, जो नहीं रहेगा नजरिए और उनकी सोच के साथ उसकी छुट्टी होगी। 1% भी अगर प्राइम मिनिस्टर डिविएट हुआ तो वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड कौन था, जानना चाहते हैं तो समा के साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, वजीर आजम की ही बात करेंगे। कोई शक नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के पीछे भारत है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में दुनिया को बता दिया। कहा, मुंबई तर्ज की दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहाँ उनको हॉस्टेज रखते। और जो एक दफ़ा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मास्टरमाइंड कौन था, दहशतगर्द कहां से आए और कहां ठहरे, सीटीडी ने सब पता लगा लिया। मजीद बात करेंगे, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, कहिएगा, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या डेवलपमेंट सामने आई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्विस दहशत कहां से आए, कहां पर ठहरे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस तमाम तर चीज़ों को पता कर लिया है कि दहशतगर्द सेंट्रल जोन में वाक़ एक घर है जहां पर वो एक हफ्ते तक जो है वो रहे हैं। वहां पर मेहमान बनकर वो उस घर में आए थे, वहीं पर वो ठहरे। मुख्तलिफ जगहों पर कॉल जो है वो उनकी जानिब से उस जगह से की गई है। दहशतगर्दों के पास से जो मोबाइल फ़ोन्स मिले थे उनकी लोकेशंस भी जो है वो ट्रेस की गई हैं। कुछ कॉल्स उन्होंने बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो की हैं। इस पूरी कार्रवाई का मास्टरमाइंड सलमान नामी दहशतगर्द है जो कि इस कार्रवाई में शरीक था और मारा गया है पुलिस की फायरिंग से। ये दहशतगर्द सलमान 2018 में अंदरूने सिंध के एक होटल में भी ठहरा था, वहाँ पर भी उसने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो जमा कराई थी ठहरने के लिए। तो अब काफ़ी कुछ जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस कार्रवाई के हवाले से पता लगा लिया है। 5 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे गए हैं, उनसे इस कार्रवाई के हवाले से पूछगछ भी जारी है। जी ठीक है, अहमद रहमान खान आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सब इंस्पेक्टर के बेटों को वालिद की शहादत पर फख्र है। बाप का साया सर से हटने पर बच्चों ने हुकूमत से रोजगार देने की अपील की है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। दिल दुखी भी है और खुशी भी है। गम इसलिए कि बाप जैसी अजीम हस्ती का घना साया सर से हट गया, और खुशी इस बात की कि वालिद को शहादत मिली। हमें इस बात की खुशी है
कि अल्लाह पाक ने हमारे वालिद को जो है शहीद किया, शहीद शहादत की मौत दी है। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के दोनों बाजू वालिद की शहादत पर जरा भी कमजोर नहीं पड़े। छोटे बेटे ने बताया कि वालिद ने हमेशा सहारा दिया, कभी काम काज के लिए नहीं कहा। कभी ये भी नहीं बोला कि बच्चा किसी काम पे जाइए, वो बस बोला जब तक मैं हूँ मैं कर रहा हूँ, जब अल्लाह नौकरी देगा तो इंशाल्लाह कर लेगा। जब तक बाप का साया था तो बच्चे बेफिक्र थे, मगर अब उन्हें नौकरी की फिक्र होने लगी है। शहीद सब इंस्पेक्टर के बेटों ने हुकूमत से मुलाजमत देने की अपील भी कर दी। मेरी ये इल्तिजा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे भाइयों में से किसी को भी, एक बंदे को या दोनों में से, हम दोनों को अगर मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुलाजमत का मिलनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद ने अपनी जान का नजराना पेश करके साबित कर दिया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वजीर आला सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के अहले खाना के लिए 1 करोड़ और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए 50-50 लाख रुपए इमदादी रकम और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया तो वजीर आला सिंध भी हौसला अफजाई के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर पहुंचे और सलामी पेश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहीद पुलिस अफसर के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए और शहीद सिक्योरिटी गार्ड के लिए 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जो 3 इंजर्ड पुलिस वाले हैं, इस वक्त मुझे उनकी बहन ने थोड़ी सी शिकायत भी की कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा सही। मैं इधर से निकलते ही डॉक्टर से बात करूंगा ट्रॉमा सेंटर में, उनके लिए 10-10 लाख रुपए। रेंजर्स के जो थे जिन्होंने सपोर्ट में थे, उन सबको भी एज रिकग्निशन ऑफ द ब्रेवरी लाख रुपए हम देंगे। वजीर आला सिंध ने कहा कि शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के बच्चों को भी नौकरियां दी जाएंगी। वजीर आला सिंध ने तमाम शोहदा और जख्मियों को सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन को बड़ा धचका लगा है। पीआईए कप्तानों के मुबैना जाली लाइसेंसेज और डिग्रियों के मामले पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए फजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली ने मोर देन 90% लाइसेंसेज, ड्राइविंग लाइसेंसेज, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाते। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पीआईए कप्तानों की मुबैना जाली लाइसेंस और डिग्रियों के मामले पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का रद्देमल आ गया। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोपीय ममालिक के लिए फिजाई ऑपरेशन के इजाजतनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि मुअत्तली का इत्तलाक 1 जुलाई 2020 रात 12 बजे से होगा। जिन मुसाफिरों के पास पीआईए की बुकिंग है, उनके पास इख्तियार होगा कि वो बुकिंग अगली तारीखों में ले लें या रिफंड हासिल कर लें। तर्जुमान ने बताया कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी के खदशात को दूर करने के लिए इस्लाही इक़दाम उठा रहे हैं, जिसके लिए अपील भी दायर की जा रही है। पीआईए उम्मीद करता है कि इस सिलसिले में लिए गए हुकूमती और इंतजामिया के इक़दाम के नतीजे में मुअत्तली को जल्द बहाल करवाया जा सकेगा। अशरफ खान, समा, कराची। अहम सवालों की बात करेंगे। तेल बहरान किसने पैदा किया, किसने फायदा उठाया, जिम्मेदार कौन है? वजीर आज़म ने तहकीकात के लिए मुआविन खुसूसी बराए तवानाई की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बना दी। 10 जुलाई तक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कमेटी का पहला इजलास कल बुला लिया गया है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। में पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी और किल्लत का मामला तह तक पहुँचने के लिए वजीर आज़म ने मुआविन खुसूसी शहजादा सैयद कासिम की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी जायजा लेगी कि पेट्रोल बहरान से किसने फायदा उठाया, तेल कंपनी और पेट्रोल पंप्स ने जखीरा अंदोजी की या नहीं, बहरान के दौरान वजारत पेट्रोलियम, ओगरा और निजी तेल कंपनियों का क्या किरदार रहा। कमेटी ये भी देखेगी कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जून में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी ज्यादा थी या नहीं। कमेटी का पहला इजलास कल होगा, जबकि कमेटी 10 जुलाई को रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश करेगी।
लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर ओगरा समेत मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। गुज़श्ता समात पर चेयरपर्सन ओगरा के पेश न होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने दरख्वास्त की समात की। चेयरपर्सन ओगरा से सवाल किया कि कोई कंपनी 21 दिन का स्टॉक ना रखे तो ओगरा क्या करता है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि वो अपने जवाब दाखिल करें। अब आपको बताएं कि FBI ने टैक्स वसूलियों का सालाना नजरसानी शुदा हदफ हासिल कर लिया। मुल्की तारीख में पहली मरतबा मुहासिल 4000 अरब तक पहुंच गए। माली साल के आखिरी महीने में वसूलियां हदफ से ज्यादा रहीं। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। गुजरे माली साल में FBI 5,500 अरब रुपए से जायद का असल टैक्स हदफ हासिल करने में तो नाकाम, फिर भी वसूलियों की नई तारीख रकम नजरसानी शुदा हदफ था 3,907 अरब रुपए, जबकि 30 जून तक FBI ने जमा किए 4,084 अरब रुपए। इससे पहले 4 खरब के मुहासिल कभी जमा नहीं हुए थे। 127 अरब 84 करोड़ के टैक्स रिफंड्स के बाद नेट मुहासिल रहे 3,956 अरब रुपए। ये मुहासिल माली साल 2018-19 की निस्बत 150 अरब रुपए यानी 4% ज्यादा रहे। जून 2020 के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ था 398 अरब, जबकि FBI ने 411 अरब रुपए जमा कर लिए। सबसे ज्यादा मुहासिल 1,597 अरब 35 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स की मद में जमा हुए, जो माली साल 2018-19 से 9.3% ज्यादा हैं। 1,484 अरब 36 करोड़ इनकम टैक्स वसूली, 255 अरब 68 करोड़ रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा। अलबत्ता दरामदाद में कमी की वजह से कस्टम ड्यूटी की वसूली 9% कमी के साथ 618 अरब 78 करोड़ रुपए रही। FBI हुकाम माली साल 2020-21 के लिए 4,963 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए भी पुरअज़म है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड्स राइज प्रोग्राम के तहत मालियाती इंतजाम, टैक्स महसूलात और तवानाई के शोबे की बेहतरी पर खर्च होंगे। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इजलास में पाकिस्तान के लिए नर्म शराइत पर 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक इन फंड्स के इस्तेमाल से पाकिस्तान में मालियाती इंतजाम में बेहतरी और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान को कोरोना के मनफी असरात से निकलने में भी मदद मिलेगी। शहर क़ायद के मसाइल की बात करें तो के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के जरिए कराची वालों पर आफत ढा दी। अवाम सवाल करते हैं कि क्या कोई है जो के इलेक्ट्रिक को लगाम डाल सके। सलमान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। बिजली मिलेगी कम, बिल भरने का लगेगा गम। लगता है कि इलेक्ट्रिक ने यही पॉलिसी अपनाई हुई है। कराची वालों का गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पीछा ना छोड़ा। खुदा का वास्ता लोड शेडिंग बंद करो, ये बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, आजकल गरीबों का हाल बुरा है। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ ओवर बिलिंग भी की जा रही है। KSE तो इस टाइम अपनी खुली मनमानी कर रही है, खुले बिजली के बिल भेज रही है, खुले जो है बिल्कुल लोड शेडिंग कर रही है। गर्मी के इस तरफ आवाम का बुरा हाल है, लोग परेशान है कि लाइट 2-2 घंटे 2.5 घंटे लाइट नहीं है। दूसरी जानिब शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स की खरीदारी के लिए 6ठी बार पेशकश कर दी। नेपरा और दिगर इदारों से रेगुलेटरी मंजूरी के बाद डील हो सकेगी। कैमरामैन फैसल आगाई और साथी रिपोर्टर अशरफ खान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और जायद बिल्स आने पर माड़ीपुर के रिहायशी फट पड़े। कहते हैं PTI हुकूमत से काफी उम्मीदें थी मगर कुछ तब्दीली नहीं आई। रोजगार नहीं है, मजदूर है, हमारा बच्चा आता है दुकान बंद करता है, हम लोग एक भूख से मरता है, दूसरा बीमारी से, एक बिजली नहीं होने से। लाइट की पोजीशन भाई 15 घंटे जाती है, 3-3 घंटे 3 दफा, रात को 2 बजे भी जाती है। अब पता नहीं है कौन सा लोड शेडिंग है। बेचारे मासूम बच्चों को लेके आके फैमिलियों के साथ यहाँ नाले पे बैठे हुए हैं गर्मी की वजह से। लाइट होगी नहीं तो क्या घर में मरेंगे क्या बच्चों को लेके? छोटे छोटे बच्चे रात को रोते हैं, तड़पते हैं, उनको गलियों में लेके बैठते हैं हम लोग। 3-3 घंटे 5-5 घंटे बिजली जा रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। एक महीना हमारा 10,000 से ज्यादा आ गया, 11-13 हजार, हम किधर से भरेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर हमें भी तो बिजली चाहिए ना, बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास। हम एक टाइम का खाना खाएंगे, बिल भरेंगे, लेकिन बिजली तो पूरी दो। हमारा तो बच्चों का तो एहसास करें, कुछ तो ख्याल करें। इतना भी नहीं होता, जुल्म नहीं होता। बिजली कहाँ दे रहे यार, मजबूरी किसी का नाम है यार, मजबूरी तौर पर हम लोग रहे।
मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून ऑफिसर बन गई। मेजर जनरल निगार जौहर ने लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हासिल करके तारीख रकम कर दी है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं। उन्हें सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक जिला सवाबी के इलाके पंचपीर से है और वो सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून ऑफिसर है। वेलकम बैक। अहम खबर है लाहौर से। स्कूल स्टाफ ने हिरासा किया। लाहौर में निजी स्कूल की तालिबात ने सबूत सोशल मीडिया पर पोस्ट किए तो इंतजामिया की दौड़ें लग गई। 4 स्टाफ मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी जाग गई। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। मामला कैसे और कहां से शुरू हुआ, तमाम तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे दानियल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियल, कहिएगा हरासमेंट के ये वाकयात कब से चल रहे थे और स्कूल की जो इंतजामिया है क्यों खामोश थी? जी बिल्कुल महक, ये जो हरासगी के इल्ज़ामात हैं ये स्कूल की तालिबात ने लगाए हैं। ये जो मामला पेश आया था ये तब पेश आया था जब स्कूल्स जो हैं वो खुले हुए थे और जो तालिबात हैं वो स्कूलों में अपनी क्लास लेने जा रही थी। एक तालिबा ने जो उनके डिबेटिंग कोच हैं उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जो है वो उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया है। जो गैर मुहज़्ज़ब पैगामात हैं वो मैसेज किए हैं समाजी राब्ते की एक ऐप के ऊपर, जिसके बाद जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर ये तमाम मामला पोस्ट कर दिया। आज से 1 हफ्ता पहले उन्होंने तमाम तर जो शिकायत है वो स्कूल इंतज़ामिया को भी लगाई, जिस टाइम एक्शन नहीं लिया गया। तालिबा से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि मैंने 12 दफ़ा स्कूल इंतज़ामिया को बताया लेकिन जो हमारी ख़वातीन असातिज़ा हैं वो ही हमें समझाती रही कि इस मामले में आप खामोश रहें, जिसके यानी खामोश रहने का सबक दिया गया। अच्छा दानियल, ये भी जानना चाहेंगे कि खबर जब से सोशल मीडिया पर आई है तब से लेके अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, ये ख़बर जब सोशल मीडिया पे आई तो काफ़ी सारी जो उसी स्कूल की तालिबात हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, जिसके बाद स्कूल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने स्कूल के 4 स्टाफ मेंबर्स को, जिनके अंदर 2 टीचर्स हैं, एक अकाउंटेंट हैं, एक चौकीदार है, उनको स्कूल से जो नौकरी है उससे फ़ारिग कर दिया है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की है वो भी हरकत में आई है। उन्होंने भी आकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो तमाम तर मामले को देखने के लिए एक कमेटी कायम कर रहे हैं। उनके जो सरबराह हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने कहा कि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं कि मैं ऐसी भी किसी कमेटी में शामिल हूं। लेकिन सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस तमाम तर मामले को मैं खुद देख रहा हूं और जो भी इस तमाम तर मामले जो ये वाक़या पेश आया है जिनसी हरासानी का, इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनको कैफरे किरदार तक लाज़मी पहुंचाया जाए। दानियाल, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने ज़ाती वजूहात पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है, मगर भारतीय मीडिया को ये बात हजम नहीं हुई। प्रोपेगेंडा के जरिए गलत रंग देने की कोशिश की मगर अली गिलानी ने भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सैयद अली गिलानी की वजाहत भी सामने आई है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने ज़ाती वजूहात पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मोबाइल फ़ोन्स की नई सिम पर 250 रुपये सेल्स टैक्स आयद। एनर्जी ड्रिंक्स पर आयद करदा रेगुलेटरी ड्यूटी वापस। सीमेंट मजीद सस्ता होने का इम्कान। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद कमी कर दी गई है। कौमी असम्बली ने नए बजट में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में जानिए। फाइनेंस बिल पर 2020 में अहम तरामीम मंजूर। मोबाइल फोन के नए नंबर मुफ्त या सस्ते मिलने की अयाशी खत्म। अब हर नई सिम पर 250 रुपए सेल्स टैक्स देना होगा। दरामदी मोबाइल फोन पर फिक्स टैक्स के साथ मकामी सप्लाई पर 10 रुपए फीसद सेल्स टैक्स आयद। एनर्जी ड्रिंक्स पर आयद 25% रेगुलेटरी ड्यूटी वापस। दरामदी सिगार और सिगरेट सस्ते। टैक्स की शरह 100% से कम करके 65% जो कर दी गई। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए 75 पैसे के बजाय अब 1.5 रुपए होगी। बोरी 50 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। बैंक से बैरूनी तरसीलाते ज़र के मसावी रकूम निकलवाने पर टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया। गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त से हासिल मुनाफा पर 1 साल के बजाय 3 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना होगा। म्यूचुअल फंड्स पर विद होल्डिंग टैक्स रेट 25% से कम करके 15% कर दिया गया। मकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक और लोडर पर टैक्स में 50% छूट। इंजीनियरिंग सर्विसेज, शिपिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम के लिए टैक्स में रियायत। गैर लिस्टेड कंपनियों के लिए कैपिटल गेन टैक्स में कमी कर दी गई।
गैर रजिस्टर्ड तामीराती इदारों को सामान देने पर विद होल्डिंग टैक्स आयद। फाटा और पाटा के लिए टैक्सेस और ड्यूटियों की छूट की मुद्दत में 2023 तक तोसी। हज ऑपरेटर्स रेजिडेंट कंपनीज को अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक टैक्सों में रिलीफ मिलेगा। बैंकों को एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम के तरसील कमीशन पर 3 माह के लिए टैक्स छूट। शौकत खानम समेत मुतअद्दिद फलाही इदारों को भी टैक्स इस्तिस्ना मिल गया। अब आपको बताएं कि अंग्रेज दौर की बनी एक ऐसी ही इमारत गुलाम रसूल बिल्डिंग है जो अपनी अजमत रफ्ता रफ्ता खो रही है। इस बिल्डिंग से मुतालिक तहमीना अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुराने तर्ज के बने छोटे छोटे गुंबद, लकड़ी की बनाई गई सीढ़ियां, माल रोड पर सफेदी में लिपटी इस इमारत को लोग कई दहाइयों से देख रहे हैं। दफातर और कमर्शियल दुकानों से भरी इस इमारत को गुजरे वक्तों में नामवर बुक शॉप फिरोज सन्स के नाम से भी जाना जाता था, जो 2012 में लगने वाली आग के बाद दोबारा न खुल सकी। इमारत के दरो दीवार और छतें अंग्रेजों के फनी तामीर की याद तो दिलाती हैं, मगर इस असासे को संभालने में कोताही की जाती रही है। जगह जगह पड़ी दरारें और टूट फूट मालिक और इंतजामिया की गफलत का नतीजा है। गुलाम रसूल बिल्डिंग हमारे लाहौर के शहर की और हमारे मुल्क के सकाफत का फ़न तामीर के एतबार से, तारीख़ के एतबार से इंतहाई अहम एक निशानी है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हर लिहाज से हमारा फ़र्ज़ बनता है। 1922 में बनने वाली इस बिल्डिंग को 1 सदी होने को है। गुज़िश्ता साल इसकी खस्ता हाली की वजह से लाहौर की जिला इंतजामिया इसे खतरनाक इमारतों में भी शामिल कर चुकी है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर।